गांधी की राह पर कायर नहीं चला करते। कैसे मुकाबला करना है गांधी के हत्यारों से, आइए जाने तुषार गांधी जी से, जो कि लेखक हैं और गांधी जी के परपोते भी हैं। आज की तारीख वर्तमान के लिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को 74 साल पहले बापू की आज ही के दिन हत्या की। उस वक्त भी भारत, जो एक नवजात शिशु था, तभी तभी पैदा हुआ एक राष्ट्र था, अभी दूध के दांत भी कटे नहीं थे उसके उस अवस्था में एक पागलपन का दौर ऐसा छा गया था हमारे राष्ट्र में कि वो हमारे राष्ट्र को ही जन्मते ही खत्म कर देने के की जितना भयंकर हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रजा पागल हो गई है द्वेष और घृणा के चलते, और अब इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। तब बापू की हत्या ने एक ऐसा सदमा पहुंचाया लोगों को। और जैसे वो एक वक्त था जब ये कहते थे कि मानसिक बीमारी के जो मरीज होते थे उनको बिजली के झटके देकर ठीक किया जा सकता था, ऐसी एक मान्यता थी। वैसा एक बिजली का झटका हमारे समाज को बापू की हत्या ने दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस हत्या के 50 साल बाद तक हम संभले रहे। घृणा तो थी, लेकिन वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो जो घृणा के माध्यम थे उनके ऊपर से बापू की हत्या का कलंक हटा नहीं। और वो हत्या का की जो याद थी हम हमारे मस्तिष्क में, जिसको कलेक्टिव कॉन्शियस बोलते हैं हम, वो भुला नहीं पा रहा था। लेकिन 50 साल के बाद वो कमजोर होती गई, हमने उसको कमजोर होने दिया, और वो वहशीलापन वापस हमारे समाज में दिखने लगा। क्योंकि जो बापू की हत्यारी विचारधारा थी, जिसने बापू की हत्या करवाई थी, वो विचारधारा वापस हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी होती चली गई, और उसका प्रभाव बढ़ता गया। और आज 74 साल के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि जो हम अपने आप को प्रगतिशील उदारवादी कहलाने वाले लोग हैं, वो आज एक लघुमती संख्या हो गई है हमारी समाज में। और कट्टरपंथी जो वहशीले पागल दरिंदे हैं, वो हमारे समाज के ऊपर हावी हो गए हैं। और हमारी बदनसीबी ये है कि अब गांधी वापस कुर्बान नहीं हो पाए। हमारे पास कोई गांधी नहीं है जो जिसकी कुर्बानी हमें वापस इस वहशीले पागलपन से बचा सके। ऐसा कोई सदमा हमें पहुंचे, ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए आज वो संदेश वापस देना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें वो घटना याद दिलानी बहुत जरूरी है कि वो हमारा पागलपन था। शायद बापू ने ये चाहा भी हो कि इस पागलपन से मेरे मुल्क को बचाने के लिए अगर मेरी शहादत जरूरी है तो मुझे वो शहादत कबूल है, मुझे वो हत्या कबूल है। और वो हुआ। आज हमें सिर्फ उस वाकये से प्रेरणा लेकर वापस काम करना होगा, हमें कार्यरत होना होगा। आज मैंने जैसे कहा कि बापू की कुर्बानी हमें नहीं मिलेगी, इसलिए हमें शायद चाहे तो हमारी सबों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो लोग ये बात करते हैं, बात करने का वक्त नहीं रहा समीर। हम लोग जो प्रगतिशील और उदारवादी लोग अपने आप को कहलाते हैं, वो आजकल बातों के भूत बन गए। हम बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, एक दूसरे को प्रभावी करते हैं, एक दूसरे की महफिल में यानी प्रगतिवादी उदारवादी के मुशायरे होते हैं, और उसमें हम एक दूसरे की वाह वाह बटोरने के लिए पहुंच जाते हैं और बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। जबकि कट्टरपंथी वहशीले लोग समाज के गलियारों में, लोगों के घरों में परिवार है, उनके अंदर भी बैठ के अपना विष पेर रहे हैं और सफल होते हैं।
क्योंकि हमने वो स्थान रिक्त कर दिया। इसलिए अब ये बातों के दौर में से निकल के हमें कार्यरत होना पड़ेगा, हमें समाज के अंदर जाके आक्रामक बनना पड़ेगा। हमारा जो उदारवाद है, हमारे जो प्यार मोहब्बत की जुबान है, उसको आक्रामक करके प्रभावशाली करनी होगी। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अब वक्त प्यार का झरना बहाने से कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि रेगिस्तान में झरना बहुत जल्दी सूख जाता है। अब हमें प्यार का सैलाब लाना पड़ेगा, ऐसा सैलाब कि ये सारे जो कट्टरपंथी वहशीले दरिंदे समाज में आ गए, उनको सबको बहा के ले जाए, उनको नेस्त नाबूद कर दे, नष्ट कर दे। वैसा एक प्रभावशाली सैलाब अगर हम नहीं बनेंगे तो हम इस मुल्क को नहीं बचा पाए। और अगर ये मुल्क नहीं बचा तो फिर हम लड़ेंगे किस चीज के लिए? हमारी आज अवस्था समीर ऐसी हो गई है जैसी कांग्रेस की अवस्था बापू के भारत में पुनर्लौटने के पहले थी। कुछ पढ़े लिखे प्रगतिशील लोग इकट्ठा होते थे साल में 1 या 2 बार या 3 महीने में 1 बार, और आपस में एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए बड़ी तकरीरें कर देते थे, एक दूसरे की वाहवाह बटोरते थे और फिर वापस अपने अपने पेशे में अपने अपने घरों में चले जाते थे। उनके बोलने का असर उस सभा के बाहर रत्ती भर का भी नहीं होता। और ब्रिटिश भी खुश होते थे कि चलो हमने एक ऐसा गुट तैयार करके रख दिया है कि जो दुनिया को ये एतबार दिलाता है कि भाई भारत में हमारे विरोध विचार को हम प्रोत्साहन देते हैं। वो भी खुश हो जाते थे कि फिर तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ तो कुछ करने वाले नहीं, बातें करते रहेंगे। आज वही बात है, जो कट्टरपंथी है वो महफूज है, वो कहता है कि यार इनको बोलने दो, उनके शब्दों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में वाह वाह बटोर के घर चले जाएंगे। हमारे पास प्रोफेसर त्रिपाठी जैसे बहुत कम लोग रहे जो हर रोज समाज में जाते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार समाज में अपने विचार को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एकल दुकल इंसान से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, सोशल मीडिया पे हम बहुत कार्यरत और हमारी लाइक्स और रीट्वीट्स देखकर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो एक कुआं है, वो समुंदर नहीं है, इंसानियत का समुंदर नहीं है, ये हम भूल जाते। जबकि जो विष है वो समुंदर में घुला जा रहा है और हम कुएं में उसका प्रतिकार करते हैं और कुआं भी नहीं बचा पा रहे। इसलिए ये जरूरी है कि अब हमने मुन्ना भाई की भाषा में लोगों से बात करनी पड़ेगी। इसको जो बहुत बुद्धिजीवी बना दिया है, प्रगतिशीलता को और उदारवाद को हमने बहुत बुद्धिजीवियों का कर दिया। हम एक दूसरे के साथ बहुत बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, लेकिन समाज प्रभावित नहीं हो रहा। इसलिए शायद हमें अब वो जादू की झप्पी जो मुन्ना देता था वो लोगों को पकड़ पकड़ के देनी होगी, क्योंकि उनको वो आदत नहीं रही है, जादू की झप्पी पाने की आदत। तो शायद जबरदस्ती भी उनको जादू की झप्पी देनी पड़ी, पर वो अब काम करने का वक्त आ गया। कई बार ये कहा जाता है कि भाई सत्याग्रह था, वो तो अंग्रेजों के खिलाफ चल सकता है, आज तो वैश्वीले गुंडे आ गए, वो तो मारते हैं, मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसके सामने सत्याग्रह कैसे करें? तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सत्याग्रह उन्हीं अंग्रेजों के सामने किया गया था जिन्होंने जलियांवाला बाग का कांड किया था, नरसंहार किया था जलियांवाला, जिन्होंने 1857 के बाद ये कहा जाता है कि पेड़ों पर उसके बाद फलों की फसल नहीं उगी थी, क्योंकि पेड़ों की हर टहनी से हिंदुस्तानियों के मुर्दे लटक रहे थे, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी, लटका दिया था। इतने सारे हिंदुस्तानियों को उन्होंने फांसी दी थी कि पेड़ों पर फलों की जगह, पत्तों की जगह इंसानों की लाशें लटकती हुई दिखती। ये ऐसे दरिंदे अंग्रेज थे, कोई हमने उनको जेंटलमैन बता दिया, कोई जेंटलमैन नहीं थे। सत्याग्रह में भी उन्होंने, नमक सत्याग्रह में जितने लोगों को मारा
वो कुछ कम नहीं। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी जिन बर्बरता से सत्याग्रहियों के खिलाफ काम किया, वो कोई जेंटलमैनली नहीं था। हम कायर बन गए, हम डरपोक बन गए, हमें सत्याग्रह का नतीजा नहीं सह। हम सरकार को ये कहते हैं कि भाई हम वो आधे घंटे का हमारा सत्याग्रह है या तो 2-3 दिन का हम उपवास करके घर चले जाएंगे, आप करना मत कुछ। सरकार भी कहती है कि करने दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है कि हम कितने उदारवादी है, हम उनको करने देते हैं। जब यलगार परिषद के नेताओं को 2 साल से जेल में बंद करके रख दिया है, तो क्या हम गए जेल भरने के लिए? क्या हमने कहा कि अगर उनको आप जेल में बंद करके रखोगे तो हम भी जेल चले जाएंगे, और जब तक उनको रिहा नहीं करते हम तुम्हारी जेलों को ठूस ठूस के ऐसा भर देंगे कि तुम्हारे नाक में दम आ जाए हमको जेल में रखते रखते? क्यों हम ये नहीं करते? हाँ, हर थोड़े दिन हर वो एल्गार परिषद का जो नेता जेल में सड़ रहा है, मर रहा है, उसके लिए कोई अच्छी सी ट्वीट कर देते हैं। जब हर वो कोई युवा नेता जो सीएए के सत्याग्रह में गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया गया है, उसके लिए एक अच्छी ट्वीट कर देंगे। हम क्यों जेल नहीं भर रहे? हम क्यों इस सरकार की नाक में दम नहीं कर रहे कि हमारे लोगों को अगर जेल में बंद करके रखोगे तो हम सब जेल में जाएंगे? सत्याग्रह के वक्त तो जाते थे ना। 1930 में नेताओं को गिरफ्तार कर दिया तो हर किसी ने अपनी सत्याग्रह करके जेल स्वीकार की, और अंग्रेजों के नाक में दम आ गया कि अब हम रखे कहाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह में भी वही होता, 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी वही किया। आज हम करने को तैयार नहीं, और इसलिए अब महज ये इंटेलेक्चुअल उदारवाद से काम नहीं चलने, बुद्धिजीवियों वाला उदारवाद नहीं चलेगा। अब एक रिएक्शनरी उदारवाद करना पड़ेगा। उनको ये मजबूर करना पड़ेगा कि तुमसे हो सके वो वहशीलापन हम पे करो, तुम जितने जाहिल हो वो सामने आके दिखाओ, हम सहेंगे, हम मरेंगे, लेकिन तुम्हें टिकने नहीं देंगे। करेंगे या मरेंगे का मतलब समझना होगा कि अगर नहीं कर पाए तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे। मैंने जब ये कहा कि अब हमें कट्टरवादी बनना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं कह रहा हूं कि आप जाके हथियार ग्रहण करो और एक हिंसक क्रांति करो। हाँ, वो भी करनी पड़ेगी, शायद उसका भी वक्त आए, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि हम जो लोग अहिंसा में मानते हैं वो अहिंसा का रास्ता इख्तियार करके एक ऐसी क्रांति खड़ी करें जहां अहिंसा सही मायने में इस्तेमाल नहीं की जाए। अहिंसा का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो प्रतिद्वंदी है, जिसके खिलाफ तुम विरोध कर रहे हो, उसको मजबूर कर दो कि वो उसकी हैवानियत का प्रदर्शन तुम पे करे। और अपनी, बापू ने ये अंग्रेजी में कहा था कि क्रिएट सिंपैथी फॉर योर कॉज फ्रॉम योर ओन सफरिंग। तुम से पीड़ा सहो और उस पीड़ा सहते वक्त अपने लिए हमदर्दी बनाओ, और जब वो तुम करोगे तो तुम्हारा जो मकसद है वो सफल होगा। हमारे अंदर वो निडरता रही नहीं है सभी, अनफॉर्चुनेट। हमारे अंदर सहने की वो शक्ति रही नहीं है, और इसका फायदा ये जो कट्टरवादी वहशीले गुंडे हैं वो उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि हाँ, वो पेपर में लेख लिख लेंगे जो 10-50 हजार लोग देखेंगे शायद, और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मैं तो जाके ट्रेनों में से, अगर कोई एक मुसलमान और हिंदू कपल है, अभी आज का ही न्यूज है कि एक का मिक्स्ड कपल, लड़का मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी, बजरंग दल के गुंडों ने उनको ट्रेन में मारपीट करके उनको पकड़ के ट्रेन से बाहर खींच के पुलिस स्टेशन में ले गए। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया जब तक ये पता नहीं चला कि भाई उनके परिवारों ने राजी खुशी उनकी शादी करवाई है और वो शादीशुदा है और पारिवारिक संबंध है, तब भी उन गुंडों के खिलाफ केस नहीं किया।
क्यों उस पुलिस स्टेशन के सामने मोर्चा लेके हम नहीं गए? क्यों हमने धरना नहीं दिया वहां पर कि भाई उन गुंडों को पकड़ के सजा करो, उनके ऊपर केस करो, तब तक हम हटेंगे नहीं, चाहे तो हमें गिरफ्तार कर लो? क्या हमने मध्य प्रदेश या जहां पर भी वो हुआ है उसकी सरकार के खिलाफ धरना दिया, सत्याग्रह किए? हम बातें करेंगे सत्याग्रह की, करते कहाँ है सत्याग्रह? और इसलिए आज उदार पंथ, उदारवाद को भी कट्टर पंथ का इख्तियार करना पड़ता, बहुत जरूरी हो गया। जातिवाद का भी देखिए हमने एक फार्स बना दिया है समीर। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बापू ने किस तरह से जो समाज व्यवस्था की परंपराएं बन गई उसको तोड़ने के लिए कैसे नुस्खे इख्तियार किए थे, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों की जो जेल की सिस्टम थी उसमें यह था कि जब भी कोई नया ग्रुप कैदियों का उस जेल में आता तो जो वार्डन होते, जो जेलर होते, वो उनको अपनी जात पूछता कि भाई तुम्हारी जात कौन सी है, और फिर ये तय करता कि उनमें से सबसे हल्की जात का कौन है। और वो लोगों को, जो सबसे हल्की जात के लोग थे, उनको वो काम देते थे कि भाई उस समय जेल में हर सेल में एक बाल्टी हुआ करती थी जिसका संडास के लिए उपयोग किया जाता था, तो हर रोज उसको खाली करना, उसको साफ करने का काम वो सबसे हल्की निचली जाति के जो होते थे उनको दिया जाता। बापू को ये पता था, उन्होंने कहा कि यहीं से इसको तोड़ा जाए। तो सत्याग्रहियों को ये सिखाया गया, उनको ये निर्देश दिया गया कि जब तुम्हें पकड़ा जाए, जेल में ले जाया जाए और तुम्हारी जात पूछी जाए, तो जेलर को ये मौका मत देना कि वो हल्की जाति के लोगों को वो काम सौंपे। जो सबसे ऊंची जाति का हो, तुम्हारे गुट में जो सबसे ऊंची जाति का हो, उसने सामने से जाके वो स्वयं वो काम लेना कबूल करना है कि भाई हम जाएंगे, हम वो बाल्दियां उठा के खाली करेंगे, साफ करेंगे और वापस रखेंगे, ये हमारा काम। और वो सत्याग्रहियों ने राजी खुशी किया और उसको अपनी जीवन की आदत बना दी। हम आजाद हुए उसके बाद भी उनकी पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी वैसी भेदभावी परंपराओं को अपने जीवन में वापस आने नहीं दिया, और उसके कारण समाज में काफी फर्क पड़ा, सुधार हुआ। आज मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, हम देखते हैं कि कई बार जब वो गटर भर जाती है तो उस गटर में दलितों को उतारा जाता है और कहा जाता है कि वो साफ करो, और फिर उनकी तस्वीरें छपती है प्रेस में और सोशल मीडिया पे, पूरा बदन सर से पांव तक सना होता है वो गंदगी में, और साफ करते हुए कहते हैं देखो इनको, उनके पास यही काम करवा रहे हैं आज। और हम जो प्रगतिशील लोग, उदारवादी लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब हम भरी हुई गटर देखते हैं तो क्या हम कहते हैं कि नहीं हम ये साफ करेंगे, हम खुद साफ करेंगे, किसी और का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि सफाई तो हमें चाहिए। उस वक्त हम कहेंगे कि भाई वो जो कारीगर आता है उसको पकड़ के ले आने, तब फिर हम उसको नहीं सोचते कि ये दलित का शोषण हो रहा है क्या, या समाज की वो व्यवस्था जो है उसको हम परमानेंट बना रहे हैं कि भाई गटर साफ करने का काम तो दलित नहीं करना है, हम नहीं कर सकते। क्यों? गंदगी हम कर सकते हैं लेकिन उसकी सफाई हम नहीं करेंगे। तो फिर दलित को भी ये हक होना चाहिए ना कि यार तुम हर रोज सुबह शौच करके गंदगी करते हो, मैं बूच लगा दूं कि तुम गंदगी ना कर पाओ। ये परंपराओं को, ये जो मान्यता प्राप्त परंपराएं हैं उनको तोड़ना होगा। तब जाके ये चुनाव के वक्त दलित के घर जाके खाना खाने की तस्वीरें निकालना और वो प्रचार के लिए इस्तेमाल करने का जो नाटक और दम्भ है वो हम बंद कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि वो खाना खाने जाने की फितरत से दलितों का उद्धार नहीं होता। दलितों को ये कहा जाता है कि तुम दलित ही रहो ताकि 5 साल के बाद मैं वापस आके तुम्हारे घर में खाना खाने का नाटक कर सकूं और उसकी तस्वीर निकाल के चंद वोट बटोर सकूं। उससे वो सिस्टम खत्म नहीं हो, वो उसको तो हम परमानेंट बनवा रहे। पर इसलिए ये वक्त है जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल बने, हम खुद जिम्मेदार बने
कि अगर हमें ये वर्ण व्यवस्था कबूल नहीं है तो उसकी जो परंपरा है हमारे समाज में, हमारी डेली लाइफ में, उनको बदलने के लिए वो उन चीजों का प्रतिकार हम खुद करें। पीस विजिल शांति शिक्षा पर काम करने वाली संस्था है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो औरों से जरूर शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद रहे, शांति के लिए हम सबका साथ जरूरी है।